गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि 10th क्लास के इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ चल रही है, तो उसमें आज फिर हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके फ्रेंड्स या जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनको आवश्यकता है इस सीरीज़ की, वो वहाँ तक ये पहुँच सके और उनका भी भला हो सके। एक अनाउंसमेंट है कि जैसे ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ ख़त्म हो जाती है, उसके तुरंत बाद हम एक यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए साइंस सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी मालूम है कि हमारे फिज़िकल एजुकेशन की एक सीरीज़ शुरू हो चुकी है, जो कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आप इसका लाभ उठाएं और अपने साथियों को भी इसका लाभ उठाने का अवसर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। एसिड, बेस एंड salts. As the name indicates, we will discuss about the acid, base and salts. तो इसमें से जो आपको एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मेन क्वेश्चन आपको साल्ट्स में से मिलेगा। तो हम कुछ साल्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन एसिड बेस, जो कि आप छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसके बारे में भी हम कर लेते हैं, जिसमें से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने की बड़ी ही संभावना रहती है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी घबराए नहीं, हिंदी में भी लिख रहे हैं। अमल, अक्षार एवं साल्ट्स, यानी आप जिसको लवण बोलते हैं। देखिए, वैसे तो आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो अमल होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। तो आज हम टेक्निकली उसके बारे में पढ़ते हैं कि पीएच स्केल के ऊपर हमें कैसे पता चले कि अगर सॉल्यूशन का पीएच किस रेंज में है तो वो अमल है या अक्षार है। तो उसको हम पीएच स्केल पर डिस्कस करेंगे। पीएच यानी पोटेंसी यानी पावर, पी यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो आपको पता है कि अमल जो है पानी के अंदर मिल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के हिसाब से ही हम बता सकते हैं कि ये कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। तो उसकी वैल्यू से हमें पता चल जाएगा, उसके बारे में हम जस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। उसी तरह से बेस यानी अक्षार के बारे में भी, जो कि पानी के अंदर मिल करके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो ये आप बातें जो हैं एक बार फिर भी छोटी छोटी बातें नोट करके रखेंगे। हाइड्रोक्साइड आयन जो देते हैं पानी के अंदर, तो इनकी प्रेजेंस से हमें पता चलता है कि ये एसिड है और ये बेस है। देखिए, पीएच स्केल के ऊपर अगर हम देखें तो पीएच स्केल की जो वैल्यू होती है वो 0 से 14 तक होती है। इसके बीच में जो 7 वैल्यू होती है वो न्यूट्रल है, यानी उदासीन है। जैसे कि प्योर वाटर की जो पीएच होता है वो 7 होता है। आपसे 1 नंबर में ये पूछ सकता है, प्योर वाटर का पीएच 7 है, ठीक है। तो शुद्ध जल, देखिए इस तरफ अगर हम आते हैं, इस स्केल से इस तरफ अगर हम आते हैं 7 से लेकर 0 की तरफ, तो
इंक्रीज होती है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यानी एसिडिटी बढ़ती जाती है, कंसंट्रेशन। इस तरफ अगर हम चलते हैं तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम पीएच स्केल पर इस तरफ आते हैं। और अगर 7 से हम 14 की तरफ चलते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, यानी अक्षारीय प्रवृत्ति जो है इस तरफ बढ़ती जा रही है और अम्लीयता इस तरफ बढ़ती जा रही है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है पीएच स्केल के ऊपर। जैसे कि अगर हम देखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच होती है 14। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गैस्ट्रिक जूस उसका जो पीएच होता है 1.2। जठर रस, ये 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप लिख लेंगे 14, प्योर वाटर का आप लिख लेंगे। इसी तरह से लेमन जूस, नींबू का जो है पीएच वो 2.2 है नींबू का। इसी तरह से आप देखेंगे कि अगर जो बारिश होती है उसका वर्षा का पानी जो है उसका पीएच, वर्षा का जो पानी है उसका अगर पीएच 5.6 से नीचे हो जाए तो उसको एसिड रेन कहते हैं, यानी अम्लीय वर्षा। देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ से 1-1 नंबर के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अब कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि हमारे मुंह के अंदर जो दांत हैं उनका अक्षय होने लगता है, तो अगर दंत अक्षय होता है तो दंत अक्षय यानी टूथ डिके वो तभी होता है जब पीएच की जो वैल्यू है 5.5 मुख के अंदर हो जाए, तो उससे कम हो जाए तो दंत जो है अक्षय होने शुरू हो जाते हैं, यानी भूर जाते हैं, आप जिसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हम एंटी एसिड के रूप में यूज़ करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हमें एंटी एसिड के रूप में यूज़ करते हैं, एंटी एसिड। उसका जो पीएच वैल्यू है वो 10 होता है, माइल्ड बेस है ये। जब हमने
डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो उस टाइम हमने बताया था कि जो अमाशय होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ता है। तो अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा हो जाए तो हमें एसिडिटी हो जाती है, और जिसके लिए फिर एंटी एसिड कुछ ना कुछ हमें लेना पड़ता है। तो हम जो एंटी एसिड लेते हैं उसके अंदर मोस्टली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ किया जाता है, तो जो कि उसको न्यूट्रल करता है, उदासीन करता है। तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं कई बार। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ पदार्थों के अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे कि विनेगर के अंदर एसिटिक अम्ल आप लिखेंगे, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। ऑरेंज और लेमन यानी संतरा और नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। इमली के अंदर टार्टेरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल। दही में कौन सा होता है ये आपके लिए छोड़ देते हैं। विनेगर हो गया, ऑरेंज, लेमन, और जो चींटी का डंक होता है, चींटी का डंक, एंट ईटिंग या एंट स्टिंग, और जो नेटल का डंक होता है, नेटल। इन दोनों के अंदर मीथेनोइक एसिड होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। मीथेनोइक ही आप लिख देंगे हिंदी में, मीथेनोइक। ऑप्शन भी मिल सकता है, पूछ भी सकता है लिखा हुआ कि इसके अंदर ये कौन सा अम्ल मौजूद है। देख लीजिए, आप लिख लीजिए। चलिए लिख देते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दही के अंदर जो है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। तो ये जो हमने अभी लिखवाया है ये सभी 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पिछले जो स्लाइड थी उसमें भी जो लिखवाए गए थे वो 1 नंबर के क्वेश्चन से आ जाते हैं। तो एसिड है या बेस है, इनमें से 1 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो लगभग आपके हो गए हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब हम कुछ कॉमन साल्ट्स की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, कॉमन साल्ट्स हैं कुछ जिनका आपके सिलेबस में जिक्र है, उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बड़े ही लिमिट्स के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको
याद रखना है और लिखना है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर। जिसको विरंजक चूर्ण बोलते हैं। देखिए, इस बात का ध्यान रखेंगे, इसके अंदर 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तीनों ही पूछ लेते हैं। एक तो जो ये साल्ट है, इसका फार्मूला क्या है, इसका सूत्र क्या है। सेकंड, ये बनता कैसे है, और तीसरा इसके यूजेस, इसके उपयोग क्या क्या हैं। तो तीनों चीज़ें आपको याद रखनी हैं। तो सबसे पहले जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, तो आप कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसको याद रखेंगे दिमाग के अंदर। अब ये बनता कैसे है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब क्लोरीन से रिएक्शन होती है तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनता है। इस तरह से आप याद रखेंगे इस रिएक्शन को भी। फिर इसके यूजेस क्या हैं वो आप याद रखेंगे। यूजेस सबसे पहले आप लिख देंगे डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए। नेक्स्ट लिख लेंगे ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज, कागज उद्योग में जो लकड़ी मज्जा है उसकी ब्लीचिंग के लिए, यानी उसकी विरंजन के लिए ये भी लिख लेंगे। नेक्स्ट लिख लेंगे ब्लीचिंग ऑफ, यहाँ पर आसान सा ही लिख लेंगे, वैसे तो मुश्किल भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन आप देखते हो कि ये जो लॉन्ड्री के अंदर कपड़े धोए जाते हैं उनकी ब्लीचिंग के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल हम आपको लिखवा रहे हैं ताकि आपको याद रहे। ब्लीचिंग ऑफ washed clothes in laundry, लॉन्ड्री में
धुले हुए कपड़ों के विरंजन के लिए। नोट कर लीजिए। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा भी आप इसको बोल देते हैं। क्या होता है ये? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप सिंपल फार्मूला अगर पूछ लिया जाए तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये बनता कैसे है? सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट की कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है। ये रिएक्शन आप याद कर लेंगे, एक दो बार लिखेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर उसके बाद देख लेते हैं इसके यूजेस क्या होंगे। सबसे पहले इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए इसका यूज़ मिठाई वाले भी करते हैं। नेक्स्ट आप लिख लेंगे एज एन ingredient of एंटासिड। अभी आपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को भी पढ़ा था, जिसका एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये भी जो है एंटासिड के लिए, एंटासिड के इंग्रेडिएंट यानी संघटक के रूप में कार्य करता है। ये आप लिख लेंगे इसको। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको हिंदी में लिख लेंगे आप लोग, एंटासिड के संघटक के रूप में। एज सोडा लाइम एक्सटिंग्विशर्स, यानी सोडा लाइम अग्निशामक के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है।
या आप 3 यहाँ पर लिख देंगे, आपकी जो है काम बन जाएगा। अब चाहे आपसे कोई भी क्वेश्चन वो पूछ ले, ये फार्मूला पूछ ले, ये प्रिपरेशन पूछ ले, या फिर यूजेस पूछ ले, या सब कुछ पूछ ले, आप अपना आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है